अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो बात का हम आगाज़ कर रहे हैं। सबसे पहले तो बता दूं कि आज हम बिजनेस लॉ की क्लास ले रहे हैं और आज जो हम बिजनेस लॉ की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, आवाज़ तो क्लियर आ रही है ना आप लोगों को? ओके ओके। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी जो हम बात शुरू कर रहे हैं, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एक पेपर मैंने लिया है, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि बेसिकली इसका एक्चुअल पेपर किस तरीके से आता है। तो जब हम वो पेपर देखेंगे तो हमें अंदाजा हो जाएगा बेसिकली कि किस तरीके से पेपर आता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं, जहां तक मेरा ख्याल है उन्होंने अभी तक अ, देखा ही नहीं होगा खोल के कि यार इस पेपर में आता है बेसिकली क्या क्या जो है वो सवालात आते हैं। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि थोड़ा पेपर आपको दिखाऊं। अच्छा, फिर हम ये करेंगे कि कुछ हमारे स्टूडेंट्स हैं माशाल्लाह जो बिल्कुल रेगुलर हैं और हमेशा वो मुझे नजर आता है कि वो क्लास जरूर मेरी लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट कि बहुत अच्छी बात है कि आप लोग जो है वो रेगुलर मेरी क्लास लेते हैं, ठीक है ना। दूसरा ये कि आज मैं आप लोगों से कुछ सवालात भी करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मेंटली तैयार रहें कि कुछ क्वेश्चन जो है उसके आपको जवाब देने होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले स्क्रीन में शेयर करता हूँ एक पेपर, दो चीजें आपको दिखानी है पहले। ये देखें जी, ये पेपर है बिजनेस लॉ का। अच्छा, कुछ हमारे पास रेगुलर के स्टूडेंट्स हैं और कुछ प्राइवेट के हैं, तो एक रेगुलर का पेपर दिखा रहा हूँ और एक प्राइवेट का भी, ताकि दोनों आप देख लें और प्राइवेट वाले भी यकीनन सुन रहे हैं मेरी बात कि उनको ये शिकायत ना रहे कि सर ने हमें तो मतलब नहीं दिखाया। ओके, देखें जी, इसका जो पेपर होता है, सबसे पहली बात, थ्योरी सब्जेक्ट्स में सबसे लेंदी अगर कोई पेपर है तो आपका वो ये पेपर है। सबसे ज्यादा लेंदी पेपर आपका ये होता है बिजनेस लॉ का, ठीक है ना। तो इसको जो अटेम्प्ट करने का तरीका है बाकी तमाम थ्योरी सब्जेक्ट से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इसमें आपको 12 सवाल अटेम्प्ट करने होते हैं एक बार, ठीक है ना। अब बाकी सब्जेक्ट जो है उसमें आपको 10 सवाल अटेम्प्ट करने होते हैं, इसमें आपको 12 सवाल अटेम्प्ट करने होते हैं। दिस इज अ डिफरेंस नंबर वन। अच्छा, फिर क्या है, इसके अंदर आते हैं कुछ हाइपोथेटिकल सवाल, यानी कि वो सिलेबस से नहीं होंगे बल्कि वो आपके दिमाग से आपको उसका जवाब देना होगा, ठीक ठीक है जी। यानी कि वक्ती तौर पर आपको एक जज बना दिया जाता है, जिस तरह कि अभी जैसा कि आपके स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 1C है, ठीक है जी। ये जो क्वेश्चन नंबर 1C है, इसमें अगर आप देखें, मिस्टर ए बोरोज अ सम ऑफ ₹50,000 फ्रॉम हिज फ्रेंड मिस्टर बी फॉर 3 months. At the expiration of that period, Mr. A refused to repay. Can Mr. B sue upon his friend for recovery? अब ये एक सवाल आया, यानी कि एक खुद ब खुद एक एग्जाम्पल क्रिएट की गई और आपको एक सवाल दे दिया गया। अब आपको इसका जवाब देना होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि वो कोई भी एक सिचुएशन क्रिएट करें, कोई भी छोटा सा एक मुकदमा बनाएंगे, सूट, और आपके सामने रख देंगे। मुकदमे को इंग्लिश में सूट कहते हैं। तो वो आपके सामने रख दिया जाएगा एंड यू विल हैव टू आंसर। अच्छा, आप देखें क्वेश्चन नंबर 1A क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1A ये कहता है, ऑल एग्रीमेंट्स इन्फोर्सेबल बाय लॉ आर कॉन्ट्रैक्ट, कमेंट्स। अब ये एक सवाल आ गया। दूसरा सवाल क्या कह रहा है, एक्सप्लेन द पॉसिबल वेज ऑफ टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, ये भी हमने कर लिया है मेरे ख्याल से, ये एक जगह में लिख लूं, क्वेश्चन कवर्ड इन लॉ, ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। तकरीबन 20 सवाल अभी तक हमने कवर कर लिए। एक्सप्लेन टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ओके, अच्छा जी, तो हम थे, ओके। अच्छा, वो पेपर शेयर हुआ हुआ है ना आपसे? जी, अब ये जो सवाल है हमारा, ऑल एग्रीमेंट्स आर इन्फोर्सेबल बाय लॉ आर कॉन्ट्रैक्ट, ये एक ऐसा सवाल है जो बहुत ज्यादा जो है ना एयर्स में रिपीट हुआ हुआ है। अब ये सवाल मैं आपको करा चुका हूँ, ऑल एग्रीमेंट्स इन्फोर्सेबल बाय लॉ आर कॉन्ट्रैक्ट, ये बेसिकली एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पूछा गया है, जो कि बिल्कुल स्टार्ट में मैंने एक लेक्चर में करवाया था। अच्छा, इसका बी है,
एक्सप्लेन द पॉसिबल वेज ऑफ टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, अब ये भी हम कर चुके हैं। फिर सी है मिस्टर ए बोरोज अ सम ऑफ इतना इतना। अब यहाँ पर बताने की वजह क्या, आप देखिए इसमें 3 सवाल हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें बिजनेस लॉ के पेपर में कि आपको खुद उसके डिसीजंस लेने, खुद आपको फैसला करना है। अब सवाल ये है कि क्वेश्चन नंबर 1 ए में लेंथ कितनी रखनी है, 1 बी में लेंथ कितनी रखनी है और 1 सी में लेंथ कितनी रखनी है, और ये तीनों मिलाकर कितने नंबर के सवाल हैं। अब देखें इसमें इंस्ट्रक्शन में क्या लिखा हुआ, अटेम्प्ट 4 क्वेश्चंस फ्रॉम सेक्शन ए, ठीक है ना। अब ये जो सेक्शन ए है ये बेसिकली है कितने नंबर का, ये सेक्शन बी है 70 मार्क्स का, ठीक है जी। सेक्शन बी बेसिकली 70 मार्क्स का है। सेक्शन ए, सॉरी सेक्शन ए जो है ये 70 नंबर, 70 मार्क्स। अब जब ये 70 मार्क्स का है तो सेक्शन ए में कितने सवाल करने हैं, सेक्शन ए में हमने करने हैं 4 सवाल, ठीक है। तो एक सवाल कितने नंबर का हो गया, ये पूरा जो सवाल है 1A 1B और 1C, दिस इज एक्चुअली अ क्वेश्चन ऑफ 17.5 मार्क्स। ये पूरा का पूरा जो सवाल है ये 17.5 मार्क्स का सवाल। अब होगा क्या, ये पहला होगा 10 नंबर का, ठीक है जी, दूसरा होगा 5 नंबर का और बाकी नंबर का जो है ये सी होगा। इस तरह से इसमें नंबर डिवीजन होगी और आगे इसके जो है वो कितने नंबर का कौन सा सवाल है ये भी लिखा हुआ होगा। तो आपने बेसिकली क्या करना होगा, जितने नंबर का वो सवाल है उसी के हिसाब से उसकी लेंथ रखनी होगी। ऐसा नहीं है कि आप उसके नंबर ना देखें कि वो कितने नंबर का सवाल है, जितने नंबर का क्वेश्चन है उतनी लेंथ वो आपसे मांगता है। कभी आपको उसकी लेंथ कम रखनी होती है और कभी आपको उसकी लेंथ ज्यादा भी रखनी पड़ सकती है, ठीक है जी। अच्छा, तो ये सवाल हमने क्वेश्चन नंबर 1 जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो हमने कवर किया। अब दूसरा सवाल अगर हम देखें तो दूसरा सवाल है हाउ कैन एन एजेंसी बी क्रिएटेड, एक्सप्लेन वेरियस वेज इन विच श्योरिटी कैन बी डिस्चार्ज फ्रॉम हिज लायबिलिटी इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। अगर आप गौर करें तो हाउ एजेंसी कैन बी क्रिएटेड ये हमने नहीं पढ़ा, लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 2 भी है ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये हमने अभी लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा वो ये पढ़ा। अच्छा, आगे क्या कह रहा है, एक्सप्लेन द काइंड्स ऑफ मॉर्गेज एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन चार्ज एंड मॉर्गेज, ये तीसरा सवाल है, ठीक है ना। अब ये तीनों सवाल एक ही टॉपिक से हैं, क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। इस वक्त जो हमारा बेसिकली टॉपिक चल रहा है बिजनेस लॉ में, जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें क्या होता है, कम से कम 2 सवाल तो पूरे पूरे उसी टॉपिक से आते ही आते हैं। कम से कम अगर उस टॉपिक से सवाल आते हैं तो वो 2 सवाल आते हैं, ठीक है ना। आपको करने कितने, 4, कम से कम कितने आएंगे, 2, कभी 3 भी आते हैं। जैसा कि 2013 का ये मैंने पेपर उठाया, इसके अंदर हम देख रहे हैं कि इसी टॉपिक से 3 सवाल हमारे पूरे पूरे बन रहे हैं। तो इस वक्त हम पढ़ रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। जितने भी मैंने अभी तक आपको सवाल कराए वो सारे के सारे किस टॉपिक से हैं जी, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ये हमारा पहला टॉपिक है और बहुत ही बड़ा टॉपिक है। अभी कितने सवाल कवर किए उसके लिए एक अलग विंडो है, वो भी अभी आपसे मैं शेयर करूंगा। तो मतलब कि जितने भी मैंने आपको सवाल कराए सारे के सारे मैंने आपको इंपॉर्टेंट चुन चुन के सवाल कराए। अब सवाल ये होता है कि मैं आपको अगर 20 सवाल करा चुका हूं, आपने कितने याद किए हैं, एंड व्हाट इज योर प्रिपरेशन। अच्छा, अब ये पेपर मैं इसलिए भी दिखा रहा हूं, अब यकीनन कुछ बच्चे जरूर होंगे, अगर इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं 38 स्टूडेंट्स अगर मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, यकीनन 10 ने तो मैं समझता हूँ 5 ईयर जरूर देखी होगी, अगर बाकी ने नहीं देखी। तो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू कि आप जरूर 5 ईयर देखें। अब जो मैंने करा दिया, मिसाल के तौर पर मैंने कॉन्ट्रैक्ट करा दिया, ऑफर करा दिया, एक्सेप्टेंस करा दिया, कंसिडरेशन करा दिया, इंडेमनिटी, गारंटी, ठीक है ना, कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये बहुत सारी चीजें मैं आपको करा चुका हूँ। तो व्हाट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप देखें कि जो टॉपिक मैंने आपको पढ़ा दिए हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसमें से भी कोई ऐसा सवाल आ रहा हो जो मैंने छुड़वा दिया, तो आप वो 5 ईयर में से निकाल के मुझे वो सवाल अगर आप सेंड करें, मुझे इतनी खुशी होगी कि यार ये बच्चे ने मेहनत की और ये मुझे सवाल ये वाला छोड़ दिया था, ये मैंने कराना है। 1-2 सवाल मैंने छोड़े। व्हाट आई वांट इज कि आप पहले वो ढूंढ के मुझे बताएं और मैं फिर वो कराऊं। अगर आप नहीं बताएंगे तो फिर मजबूरन जाहिर है कि फिर मैं खुद ही वो आपको खुद करवाऊंगा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। तो देखें इस तरह ये जो 3 सवाल हैं, ये 3 सवाल है एक ही टॉपिक से, और इस टॉपिक का नाम अगर मैं यहाँ लिख दूं तो इस टॉपिक का नाम है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमें पूरा पूरा पढ़ना होगा और इसके जितने सवाल मैं आपको कराऊंगा आपको सारे के सारे याद करने होंगे, ठीक है जी। क्यों? क्योंकि ए किसी और टॉपिक से तो बी किसी और टॉपिक से। अब आप क्या करें,
ठीक है ना। मिसाल के तौर पर देखें 3A और 3B जो आया है ये सेम टॉपिक्स आया है, ये दोनों मॉर्गेज के टॉपिक्स आए हैं, ये हमारा टॉपिक बहुत जल्द आने वाला है। लेकिन अब ये देखें ये क्वेश्चन नंबर 2A एजेंसी के टॉपिक से आया है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2B गारंटी के टॉपिक से आया है। अच्छा ऊपर आ जाए 1A कॉन्ट्रैक्ट से, 1B कॉन्ट्रैक्ट से और 1C भी कॉन्ट्रैक्ट से आया है। अच्छा 4 का क्वेश्चन नंबर 4 ये जो टॉपिक है बेसिकली ये आया है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, ये एक टॉपिक है हमारा जो इसके बाद शुरू होगा। ये वो टॉपिक है कि इसमें कम से कम एक सवाल इससे जरूर आता है, ठीक है ना। अब मैं आपको तरीका बता रहा हूं कि हम किस तरीके से चल रहे हैं। अच्छा फिर इस ईयर जो है वो कम आया है, एक और आया है सवाल। अच्छा अभी थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करने के बाद आप लोग मेंटली तौर पर प्रिपेयर रहिएगा। आई विल सिलेक्ट रैंडमली और आपको मैं अनम्यूट करूंगा और मैं आपसे सवाल करूंगा। स्पेशली मैंने जैसा कि कहा कि आप में से वो बच्चे जो मेरी क्लास रेगुलर लेते हैं सबसे पहले मैं उन्हीं से सवाल पूछना चाहूंगा, ठीक है जी। अच्छा लेकिन अभी जरा सब्र कीजिएगा, पहले मैं अपनी बात मुकम्मल करूं फिर इंशाल्लाह मैं आपसे सवाल करूंगा। ओके तो मॉर्गेज और ये आ गया कॉन्ट्रैक्ट से, ये आ गया सेल ऑफ गुड्स से। अब ये इसका सी, a lady purchased some cosmetics from a chemist shop in spite of knowing that her skin is sensitive to such cosmetics, but she does not disclose this fact to the chemist. Lady uses it and got allergy. Can she claim damages from the chemist? अच्छा इस सवाल के जवाब आप देंगे, मैं जवाब नहीं दूंगा, ये मैंने आपको सिर्फ सवाल पढ़ के सुनाया। 2 सवाल आप लोगों से मैं करूंगा रैंडमली और हम कम से कम 4-5 बच्चों से इसके जवाब पूछेंगे। पहला सवाल था 1C के जो है एक बंदा है जिसका नाम है मिस्टर ए, उसने बोरो किए 50,000 रुपए मिस्टर बी से, ठीक है जी। 3 महीने के लिए, 3 महीने गुजर गए और उसने पैसे नहीं दिए और पैसे देने से मना भी कर दिया, तो क्या उसके खिलाफ रिकवरी सूट फाइल हो सकता है? क्या उसके खिलाफ रिकवरी का मुकदमा दर्ज हो सकता है? अगर हो सकता है तो क्यों हो सकता है? देखें आप सिर्फ यस और नो में जवाब नहीं होता, लॉ क्या कहता है। एक कल को अगर आप में से कोई वकील बनना चाहे तो फिर आपसे क्या एक्सपेक्ट किया जाएगा? यार एक तो बच्चे जो है, बेटा आ जाओ, क्लास चल रही है ना, ग्रुप में लिंक दिया तो था। अच्छा जी, तो दूसरा सवाल क्या है, एक खातून है और वो कॉस्मेटिक्स की शॉप पर जाकर कुछ कॉस्मेटिक्स खरीदती हैं। आपको पता है शादियों में किस तरीके से खवातीन जाती हैं। अब हुआ ये कि उनको एलर्जी थी, तो जब उनको एलर्जी थी तो उन्होंने बताया नहीं केमिस्ट को कि मुझे एलर्जी, उसने वो दे दी कि लो भाई फेस पाउडर लगा लो, ये क्या होता है मस्कारा वगैरह, आई डोंट नो, थोड़ा बहुत पता है बस। अब उन्होंने लगाया और एलर्जी हो गई, तो क्या वो औरत उस केमिस्ट के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सकती है? ठीक है ना, ये 2 सवाल। अब इसका जवाब आप देंगे कैसे? इसके जवाब का तरीका ये होगा कि आपने बताना होगा कि वो औरत केस कर सकती है या नहीं, कर सकती है तो जस्टिफिकेशन भी आपको देनी होगी, ठीक है ना। अच्छा आगे बढ़ते हैं। अच्छा इसमें 2 आए हुए, कभी कभी ऐसा होता है हर सवाल के साथ एक छोटा सा मुकदमा आ जाता है, जैसे 2 मुकदमे आए हुए इस सेक्शन ए के अंदर। कभी कभी क्या होता है कि 2 की जगह हर सवाल में लगा देते हैं। तो आपको जो भी टॉपिक पढ़ना है, कॉन्सेप्ट जो है ना आपके बहुत ही क्लियर होने चाहिए। एक लेटेस्ट ईयर दिखाऊंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपको, 2018 दिखाऊंगा या 2019 ही दिखा दूंगा, क्योंकि रेगुलर वालों का तो पेपर हो गया था, आई थिंक प्राइवेट वालों का भी, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा। अच्छा आगे चलते हैं। एक्सप्लेन द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ बेलर एंड हाउ कैन अ पार्टनरशिप फर्म कैन बी डिसॉल्व। अच्छा अब ये देखिए ये आ गया पार्टनरशिप से। अब ये पार्टनरशिप एक्ट जो है वो 1932। अच्छा आईटीबी में बीकॉम पार्ट 1 में आपने ये पढ़ा हुआ है, तो मैं क्या करूंगा आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, एक आध क्लास में हम गो थ्रू करेंगे पूरे पार्टनरशिप के चैप्टर से, और वो सारे के सारे सवाल आप याद करना शुरू कर देंगे, ठीक है जी। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, इस वक्त बहुत सारे सप्लीमेंट्री एग्जाम्स चल रहे हैं, और सप्लीमेंट्री एग्जाम्स का यूनिवर्सिटीज ने क्या तरीका रखा है मैं आपको बताऊं
कि मिसाल के तौर पर अभी जो एग्जाम्स हो रहे हैं कराची यूनिवर्सिटी में, उसमें 80 इन्वेजिलेटर हैं, टोटल 80 इन्वेजिलेटर्स, ठीक है। तो उन्होंने उन 80 के 80 इन्वेजिलेटर्स का कोरोना वायरस टेस्ट करवाया, ठीक है ना। अब 80 में से 6 का पॉजिटिव आ गया, तो उनको माइनस कर दिया, और बाकी जो बचे उनको इन्वेजिलेटर बना दिया। अच्छा, अब जो क्या हो रहा, पूरे नाप के 4-4, 5-5 फीट का नाप के उन्होंने बहुत दूर दूर चेयर्स रखी हैं ग्राउंड्स में, और वहां वो पेपर हो रहे हैं। अब वो क्यों पेपर हो रहा है? क्योंकि उनकी तादाद 10-12 हजार है। अच्छा, आपके बीकॉम के बच्चों की भी तादाद इतनी है, और बाकायदा बाकी भी पेपर्स हो रहे हैं। तो यूनिवर्सिटी ने, HEC ने ये कह दिया कि दिस इज आउट ऑफ क्वेश्चन, मतलब ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि बैचलर का बच्चा हो और हम उसको बगैर एग्जाम के पास करते हैं, प्रमोट करते हैं, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो ये दिस आउट ऑफ क्वेश्चन। हाँ, पेपर अब आपका बिल्कुल अलग हो सकता है, जैसे एमसीक्यूज बेस्ड। अब एमसीक्यूज बेस्ड जब पेपर होता है तो अक्सर हम ये देखते हैं कि पड़ोसी अड़ोसी से पूछ के आप लगा देते हैं, तुक्के लगा देते हैं। अच्छा, जब सिर्फ एमसीक्यूज बेस्ड पेपर होता है तो वो इतना मुश्किल होता है कि आपकी सोच है। उसके लिए वो बच्चा बहुत जल्दी 2 मिनट में कर लेगा, वो पेपर ज्यादा ज्यादा 1 घंटे में हो जाएगा, लेकिन उसका होगा जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो अब हम इस सिचुएशन में कि दोनों तरह से कोई भी हालात का हमें सामना हो सकता है। एक तरफ नॉर्मल ट्रेडिशनल पेपर भी आ सकता है, उसके लिए भी मेंटली तैयार है, उसके लिए भी सारे सवाल हमें याद होने चाहिए। ऑन द अदर हैंड अगर एमसीक्यूज आ जाता है, उसके लिए एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है जी। तो देखिए, अब लाइव क्लास में ही होता है, इस वक्त आप मौजूद हैं, आप चैट में कोई सवाल लिखते हैं, रेज हैंड करते हैं, मैं देख रहा हूँ आपको, मैं आपका सवाल ले लूंगा, उसकी वक्त मैं आपको जवाब भी दे दूंगा, ठीक है ना। तो ये एक फायदा होता है आमने सामने जब हम होते हैं। इस वक्त आप सुन रहे हैं, मैं मेरे अंदर कोई एक्टिवनेस है थोड़ी, कि मुझे पता है कि इस वक्त 44-45 बच्चे हैं जो बीकॉम पार्ट 2 के जो मेरी बात सुन रहे हैं इस वक्त, तो मैं भी थोड़ा रिलैक्स हूँ कि नहीं यार, मुझे उनको भरपूर जो है ना, बच्चे हैं इस वक्त, क्लास हमारी भरी हुई, तो मुझे पूरे जज्बे से पढ़ाना चाहिए। अच्छा, अब ये पार्टनरशिप्स है और ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। अब इसका मतलब क्या हुआ? अगर आप गौर करें, जिस बच्चे ने इस साल अगर पार्टनरशिप जो कि पार्टी में पढ़ा हुआ, और पार्टनरशिप और सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अगर पार्टनरशिप और सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अगर ये 2 टॉपिक इस बच्चे ने पूरे करे होते, जिसने इस साल पेपर दिया था, उसका बीकॉम पार्ट 2 बिजनेस लॉ का पेपर आराम से निकल जाता, क्योंकि सेक्शन ए सिर्फ 2 टॉपिक्स में कवर हो गया, एक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कवर हो गया, दूसरा पार्टनरशिप। अच्छा, पार्टनरशिप गरीबी है, ठीक है ना। यू नो वेरी वेल अबाउट व्हाट इज पार्टनरशिप, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, कैसे डिसॉल्व होती है, डिवीजन, रिटायरमेंट, ये तमाम चीजें आपने आईटीवी में भरपूर पढ़ी हुई हैं, ठीक है ना। तो जब मैं पार्ट 1 में आईटीवी जिन बच्चों को पढ़ाता हूं, उनको मैं ये अच्छी तरह बताता हूं कि भाई देखें, आपने ये करना है कि भरपूर तरीके से आपने ये पढ़ना है। उसकी वजह ये भी है कि पार्टनरशिप के फायदा ये है कि पार्ट 1 में आईटीवी में पढ़ो, फिर पार्ट 2 में बिजनेस लॉ में काम आता है, ठीक है ना। अच्छा, फिर क्या होता है, बहुत सारे बच्चे ऑप्शनल में बैंकिंग लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, all checks are bill of exchange but all bill of exchange are not checks, कमेंट। अब जिन्होंने बैंकिंग लिया है, ये बैंकिंग के अंदर भी है, ठीक है ना। अब ये कोई 17-18 नंबर का सवाल है, क्वेश्चन नंबर 6A और 6B, और ये 6C भी आ गया। देखिए, इसमें फिर एक और मुकदमा आ गया, यानी कि 3 मुकदमे आ गए इस ए शेयर में। अब ये आया है बैंकिंग, पूरा ये 20 नंबर का टॉपिक आ गया तकरीबन बिजनेस लॉ में, और बैंकिंग एंड फाइनेंस अगर आप लें तो ये क्वेश्चन वहां पे भी आप पढ़ेंगे, तो बैंकिंग में। अच्छा, फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान में पढ़ा रहा हूँ आपको जिन बच्चों को, तो उसमें क्या होता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में फिर वो बैंकिंग एंड फाइनेंस का एक टॉपिक होता है। अच्छा, फिर ऑडिटिंग लेते हैं, ऑडिटिंग भी एक अच्छा ऑप्शन है जो ज्यादा पढ़ना चाहते हैं, तो ऑडिटिंग पढ़ेंगे। बैंकिंग एंड फाइनेंस तो थोड़ी यहाँ पढ़ेंगे, थोड़ी वहां पढ़ेंगे, थोड़ी वहां पढ़ेंगे। बैंकिंग एंड फाइनेंस तो एक कंपलसरी टाइप सब्जेक्ट है, आप वो लें या नहीं लें, आपने तो वो पढ़ना ही पढ़ना है। तो ऑडिटिंग एक नया सब्जेक्ट आप एक्स्ट्रा पढ़ लेते हैं, क्योंकि लाइफ में दोबारा तो ऑडिटिंग का ही नजर शायद ना भी आए, और जो CA/SE में लेते हैं, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है कि ऑडिटिंग आप लेते हैं। अच्छा, तो बताने की बात ये थी कि 7 सवाल हैं, करने कितने? 4। सेक्शन B शुरू हो रहा है तो 7 सवाल टोटल हो गए, आपने इसमें से 4 सवाल अटेम्प्ट करने थे। नाउ व्हाट इज द बेस्ट ऑप्शन? अगर हम देखते हैं इस पेपर के हिसाब से, नॉर्मली इसी तरह का पेपर आता है, अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो छोड़ने का सवाल ही नहीं, ठीक है ना। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट छोड़ने का कोई सवाल नहीं है, लाजमी आपको करना होगा। अच्छा, अब मैं किसी से बात करना चाहूंगा जो क्वेश्चन नंबर 1C आपके सामने, जो इस सवाल का जवाब देना चाहते हैं रेज हैंड करें, ताकि जो इंटरेस्टेड हो उन्हीं से हम सवाल कर लेना। मैं रैंडमली सिलेक्ट करूं और वो कोई जवाब ना दे पाए, इससे बेहतर है सवाल आपने पढ़ लिया, दोबारा पढ़ लें कि मिस्टर ए बोरोज सम ऑफ ₹50,000 फ्रॉम हिज फ्रेंड, ठीक है जी। मिस्टर बी फॉर 3 months, at the expiration of that period Mr. A refused to repay, can Mr. B sue upon friend for recovery,
ठीक है ना। ये आप पहले जवाब देंगे, उसके बाद मैं आपको जवाब कंक्लूड करके बताऊंगा। तो हमारे पास रेज हैंड कितने हुए ज़रा मैं देखूं। माशाल्लाह माशाल्लाह 45 स्टूडेंट्स में से सिर्फ एक हाथ रेज हुआ है, वो भी नगीना का। कोई और? 2 हो गए, 3। चलिए चलिए जी, बॉयज फर्स्ट करते हैं। मुस्तफ़ा से बात शुरू करते हैं। मिसबा, चलें मुस्तफ़ा भाई से पहले पूछते हैं। हेलो मुस्तफ़ा, मैंने आपको अनम्यूट करने के लिए बोला, देखें वो अनम्यूट अपनी तरफ से करो। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसा है मुस्तफ़ा साहब, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल आप खैरियत। इसका क्या जवाब देना चाहेंगे? अपनी खूबसूरत आवाज़ में इसका इजहार कीजिए। सर वो कंपनसेशन देने के लिए जरूर होगा, वो सू कर सकता है उसको, क्योंकि पीरियड निकल गया तो फिर वो मांग सकता है अपने पैसे मांग सकता है? आप कहते हैं कि आफ्टर केस हो 3 सकता मंथ्स है। ऑफ। हाँ, ओके, रीजन क्या है, क्यों क्यों हो सकता है केस? क्योंकि सर उसने एग्रीमेंट किया था उसके साथ कि मैं आफ्टर 3 मंथ्स आई बी पेइंग योर 50,000 अमाउंट, लेकिन वो नहीं पे करेगा। अगर वो रिटर्न होगा तो फिर जरूर वो लायबल होगा कि वो पे करे, अगर रिटर्न नहीं होगा तो फिर शायद ना हो। ठीक है ठीक है। अब हम बात करते हैं फरहीन से। जी फरहीन, अस्सलाम वालेकुम। सर मेरे ख्याल से वो कर सकते हैं। कर वालेकुम सकता है? सलाम सर। अच्छा अच्छा, क्यों क्यों कर सकता सर है? मैं इस केस के बारे में ये कहूंगी कि यहाँ पे कहीं पे भी जो है एग्रीमेंट का वर्ड यूज नहीं हुआ है या कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, रिटर्न में हुआ है, ऐसा कुछ भी शो नहीं कर रहा है। और दूसरी बात, अभी टाइम जो है वो एक्सपायर नहीं हुआ है, उससे पहले फिर कैसे क्लेम किया जा सकता है पैसे वापस करने के लिए? यस सर, मेरा भी यही ऑप्शन है जी, ये कि किसने बोला? उन्होंने मेरे? कोई एग्रीमेंट किया नहीं है अभी। अच्छा, ये आप कौन कह रहे हैं? नगीना आप कह रही? नो हेलो। सर सुमेरा। सर मैं, मैंने भी कहा था। ओके 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 ओके, ठीक ठीक। और कोई कुछ कहना चाहता है? नगीना आप क्या कहना चाहती हैं? सर देखें ये केस तब बनेगा जब इस पे लीगल पेपर होंगे और एग्रीमेंट के साथ साथ उन दोनों के सिग्नेचर होंगे। अगर एग्रीमेंट का टाइम खत्म हो गया तो देन ये केस बन सकता है। अगर वो और ये केस 2 तरीके से बन सकता है। अगर थर्ड सेकंड पर्सन ने अगर कोई अमाउंट ज़्यादा ली हुई, अगर वो पे नहीं कर सकता तो वो हाफ ऑफ अमाउंट के साथ एग्रीमेंट न्यू बनवा सकता है कि हम इस पीरियड में हाफ ऑफ करके वो अमाउंट पे करेंगे। इस तरीके से ये केस बन भी सकता है और ये केस सॉल्व भी हो सकता है। ओके ओके, आपने बड़ी हो गए वकील बनना है नगीना, ठीक है? सर मेरे जहन में तो यही आया है। अच्छा अच्छा, ठीक है। अच्छा, और कोई? हफ्सा, हफ्सा को हम हफ्सा सर की देखते बात सुन। हैं। चलें, ठीक है ठीक है ठीक है। जी हफ्सा। हेलो हफ्सा, आप मेरी आवाज? सर वालेकुम अस्सलाम। सर मेरे ख्याल से कि बी जो है उस पर केस कर सकता है, क्योंकि वहाँ पे लिखा हुआ है कि एट द एक्सपायरेशन ऑफ पीरियड, यानी कि पीरियड एक्सपायर हो चुका है, तो उसका हक है कि मैं अपने पैसे वापस लूँ। सही सही सही, ओके ओके, आपका भी मैंने ले लिया जवाब। आई थिंक इस सवाल पे इतनी कमेंट्स बहुत हैं। बाकी जो है हम आपसे पूछेंगे अब बाकी जो है दूसरे सवाल के ऊपर। अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए क्या लिखा हुआ है। मिस्टर ए ने बोरो किया 50,000 रुपए फ्रॉम हिज फ्रेंड मिस्टर बी से बोरो किया फॉर 3 मंथ्स, 3 महीने के लिए किया। एट द एक्सपायरेशन ऑफ पीरियड, यानी कि पीरियड क्या हो गया, एक्सपायर हो गया। ए ने क्या कर दिया, रिफ्यूज टू रीपे, पेमेंट करने से वापसी क्या कर दिया, मना कर दिया। अब कैन मिस्टर बी sue upon his friend for recovery? Yes, he can sue for his friend for recovery, वो बिल्कुल कर सकता है। अब वो क्यों कर सकता है? Why? क्योंकि उसने पैसे दिए और पैसे 3 महीने के लिए दिए एज पर एग्रीमेंट, और 3 महीने बाद, अब इसमें इस सवाल में ये नहीं लिखा हुआ कि भाई एग्रीमेंट हुआ है, रिटर्न नहीं। तो बेसिकली क्या है कि अगर जबानी कलामी भी है, कुछ नहीं लिखा हुआ, कोई गवाह नहीं है, उस पर भी केस हो सकता है, ठीक है नहीं? तो
बात ये सर जब प्रूफ ही नहीं होगा तो फिर केस कैसे है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही बता रहा हूँ आपको। पहली बात तो ये केस हो सकता है, ठीक है जी, यानी कि बगैर किसी सबूत के भी आप केस कर सकते हैं, ठीक है जी। अब अदालत फिर आपसे कहती है कि भाई हाउ विल यू प्रूव, आप सिर्फ जबान से अदा करोगे, फिर वो उससे भी बुला के पूछेंगे, गवाही लेंगे उससे भी, हाँ भाई आप क्या, तो बोला मैंने तो लिया ही नहीं कर्ज, मिस्टर ए बोले मैंने तो पैसे ही नहीं लिए इससे, ठीक है ना, ये भी हो सकता है। फिर वो क्या करेंगे कि इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट को रेफर करेंगे, एफआईए को रेफर करेंगे, नैब को रेफर करेंगे, बहुत सारे हमारे डिपार्टमेंट्स ऑफ पुलिस को, किसी को भी रेफर करेंगे, उनको बोलेंगे प्रॉपर इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए, आपने पैसे लिए थे, कहाँ से निकाले थे, कहाँ गए थे, कहाँ से आए थे, ठीक है जी। तो ये चीज जो है ना इसके अंदर बहुत ज्यादा मैटर करती है, ठीक है। अच्छा, केस भी हो सकता है, नंबर 1 एक बात ये होगी कि केस हो सकता है, और दूसरी बात ये हो गई कि बगैर प्रूफ के अदालत क्या करेगी, अदालत फिर इसकी प्रोसीडिंग्स करेगी। अब होता ये कि अमूमन अगर प्रूफ नहीं हुआ, क्योंकि कानून तो सबूत मांगते हैं ना, नहीं हुआ तो फिर अलग बात है, केस हो सकता है, फैसला अदालत ने सुनाना है, आप उसके खिलाफ केस कर सकते हैं और वो केस आराम से दर्ज भी हो जाएगा। जबानी कलामी जो एग्रीमेंट होते हैं उनकी बिहाफ पर भी जो कोर्ट में मुकदमा जो है वो दर्ज हो जाता है। तो इसके जवाब में आप ये लिखेंगे यस मिस्टर बी सू मिस्टर ए फॉर रिकवरी, ठीक है जी, एज द पीरियड इज ऑलरेडी बीन एक्सपायर्ड, बस ये इसका जवाब होगा, एज पर एग्रीमेंट या एज पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एक लाइन इसमें बढ़ा दें। आपने 3 लाइनों में इसका बात बताएं, इसको हम वहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सकते, मतलब डिटेल में नहीं लिखना, जस्ट ओनली 1 लाइन। इसमें आपने ये करना होगा कि कम से कम 3 से 4 लाइनों में इसका जवाब लिखना होगा। इसके जो मार्क्स होते हैं वो भी, इसके मार्क्स होते हैं बेसिकली 1 नंबर होगा या 1.5 नंबर, अगर 3 नंबर का, कभी 2 नंबर, कभी 3 नंबर, या मैक्सिमम 4 नंबर के लिए आएगा। 2 नंबर होते हैं आपके डिसीजन के और 2 नंबर होते हैं जस्टिफिकेशन। बहुत तवज्जो से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ कि इसके टोटल 4 नंबर होंगे, 2 नंबर आपके जो है वो होंगे डिसीजन के, आपने कहा यस ही कैन सू, नो ही कैन नॉट सू, 2 बातें हो गई कि वो कर सकता है या नहीं कर सकता। अब आपने अगर सही जवाब दे दिया तो 2 नंबर हो गए, फिर आपने इसकी जस्टिफिकेशन देनी है कि भाई कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 यही कहता है कि अगर आपसे किसी ने वादे पर पैसे लिए और वो वक्त पूरा हो गया, जितने अरसे का उसने वादा किया था, अगर वो वक्त पूरा हो गया, अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप उस पर केस कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये बात इसके अंदर आ गई। तो हम थोड़ा डिटेल मतलब लिख सकते हैं, ये मेरे कहने का मतलब है। हाँ बिल्कुल, थोड़ा डिटेल में ज्यादा भी लिख सकते हैं, लेकिन देखें बात ये 2 चीजों के, इसमें लेंथ के आंसर नहीं है, मतलब टू द पॉइंट बात कर खत्म करनी है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, टू द पॉइंट बात करें, क्योंकि नंबर तो आपको एक रीजन और एक जस्टिफिकेशन, उसके नंबर आपको मिल रहे हैं ना, ठीक है। अब अगला सवाल मैं करूंगा काशान से, काशान है हमारे पास मौजूद है, आई होप, तो हम काशान से सवाल करते हैं। काशान अपने आप को अब अनम्यूट कर लें, और ये खवातीन के बारे में सवाल आया तो मैंने सोचा कि मैं काशान से सवाल करूं। काशान मुझे प्राइवेटली आकर नहीं सर बोल रहे हैं, वो जवाब नहीं देना चाहते शायद। अच्छा, तो कौन जवाब देना चाहता है, पहले मैं फिर फैसला करूं। जो जवाब नहीं दे रहे वो अपना देखें, म्यूट रखें अपने आप को, जिनसे बात नहीं हो रही क्यों चाहिए ये, और ये मैंने म्यूट कर दिया सबको। अच्छा, अब जो जवाब देना चाहते हैं वो रेज हैंड करे इस सवाल का। वैसे मैं चाह रहा था कि काशान जवाब दें या तो, ठीक है ना, और मैं आपको सिलेक्ट करता हूँ ना, मैं 1 मिनट, काशान के अलावा हमारे पास ऑप्शन कहाँ है, देखो वर्दा, वर्दा आपकी आवाज नहीं सुनी मैंने, बहुत दिन हो गए। काशान, शहरियार तो नजर ही नहीं आ रहा मुझे, शहरियार भी है ना, शहरियार ये रहा जी, शहरियार की आवाज आ रही है मेरी आपको, मैं दबा रहा हूँ अनम्यूट का, वर्दा आपका भी।